आशा के माँ बाप का देहांत बचपन में ही हो गया था। आशा अपनी चाची कमला के साथ रहती थी, पर कमला आशा को बिल्कुल प्यार नहीं करती थी और दिन रात उसे ताने मारती थी। वो उससे घर के सारे काम भी करवाया करती थी। कमला का एक बेटा था रितेश। कमला उसे बहुत प्यार करती थी। रितेश जब भी आशा के साथ खेलने जाता तो कमला उसे मना किया करती थी। अरे कामचोर, उठ जा, सुबह के 5 बज चुके हैं, अभी तक पड़ी पड़ी बिस्तर तोड़ रही है। उठ गई चाची जी। चल जाकर घर की सफाई कर और फिर सबके लिए नाश्ता बना। लेकिन चाची, आज मेरे स्कूल में परीक्षा है। अरे करम जली, तू पढ़ लिख कर क्या करेगी? आखिर करना तो चूल्हा चौका ही है ना। जाकर काम कर। आशा उदास मन से घर के कामों में लग जाती है। उसका मन बिल्कुल भी कामों में नहीं लग रहा था। नाश्ते का समय हो गया था। कमला अपने बेटे रितेश को लेकर आ जाती है। चलो जल्दी से खाना लगा दो, वरना मेरे राजा बेटे को स्कूल जाने में देर हो जाएगी। आशा रोटी और सब्जी लेकर आती है, लेकिन रोटी कुछ जली हुई होती है। कमला ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। मम्मी, ये रोटी काली है, मैं इतनी काली रोटी नहीं खा सकता। ये क्या? मेरा राजा बेटा इतनी जली हुई रोटी नहीं खाएगा। एक काम भी ठीक से नहीं होता तुझसे, खाली दिन भर बैठकर रोटियां तोड़ती रहती है। वो चाची जी, आज मेरा मन काम में नहीं लग रहा है। अरे काम नहीं करेगी तो क्या करेगी? तुझे पता है ना, तेरे बाप ने मरने से पहले मुझसे पूरे 1 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसे तुझको मेरे घर काम करके चुकाना है। लेकिन चाची जी, वो पैसे तो... अरे चुप, मुझसे जुबान लड़ाएगी? तेरे हाथ से ज्यादा तेरी जुबान चलने लगी है। रुक, मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। कमला आशा को अनाज भंडार में बंद कर देती है। आशा अकेले बैठकर उस कमरे में रोने लगती है। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। भूखे प्यासे अकेले उस घर में उसका दम घुट रहा था। माँ पापा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? चाची दिन रात मुझे ताने मारती है और बहुत काम करवाती है, पेट भर खाना तक नहीं देती। आशा वहाँ बैठकर रोने लगती है। उस अनाज भंडार में कई सारी सब्जियां रखी हुई थी। आशा को तेज भूख लगने लगती है, इसलिए वो सामने रखी सब्जियों को कच्चा खाने लगती है। आशा के सामने एक भिंडी की टोकरी थी। आशा भूख के मारे उस टोकरी में से भिंडी निकालकर भिंडी को कच्चा ही खाने लगती है। इसने कम से कम मेरी भूख तो मिटा दी। तभी वहाँ कमला चाची आ जाती है। आशा अपने हाथ के पीछे कुछ भिंडी छुपा लेती है। चल अब बाहर निकल, दोपहर का खाना बनाना है। ठीक है, मैं अभी बना देती हूँ। आशा अनाज भंडार से निकल जाती है, लेकिन कुछ भिंडी उसके हाथ में रह जाती है। अगर चाची ने देख लिया कि मैं वहाँ से भिंडी लेकर आई हूँ तो वो गुस्सा करेगी। आशा चुपके से जाकर वो भिंडी बगीचे के एक गड्ढे में गाड़ देती है और फिर काम करने चली जाती है। रात में आशा बगीचे में बैठी होती है। काश मेरा अपना घर होता तो मुझे इस जालिम चाची के साथ नहीं रहना पड़ता। तभी अचानक जमीन से एक विशाल जादुई भिंडी का घर निकलता है। ये देखकर आशा हैरान हो जाती है। ये क्या विशाल भिंडी का घर? लगता है ये वही भिंडी है जो मैंने अनाज भंडार से लाकर यहाँ छुपा दी थी। गांव के सभी लोग विशाल भिंडी घर देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दूर दूर से लोग भिंडी का घर देखने आते हैं। आशा उस विशाल भिंडी घर में रहने लगती है। ये देखकर कमला चाची को बहुत गुस्सा आता है। अरे इस करम जली ने ही कोई टोना जादू किया होगा, वरना आज तक किसी ने भिंडी का घर सुना है भला? नहीं चाची जी, ये घर तो जादुई है। ये जादुई विशाल भिंडी का घर मेरे घर के बगीचे में है। अरे तो मेरा ही हुआ ना। ये जादुई विशाल भिंडी का घर मुझे मिला है, मैंने यहाँ पर भिंडी छिपाई थी। और अगर आपने इस जादुई विशाल भिंडी के घर में कदम रखने की भी कोशिश की तो ये अपने जादू से आपको भस्म कर देगा। कमला ये सुनकर डर जाती है। क्या पता, हो सकता है ये लड़की सही बोल रही हो। अच्छा होगा अगर मैं इस घर के अंदर जाऊं ही ना। आशा खुशी खुशी विशाल भिंडी घर में रहने लगती है। वो अपनी मर्जी से सारा काम करती है और विशाल भिंडी घर को देखने के लिए टिकट भी लगाती है। उन पैसों से वो अपने चाची का 1 लाख कर्ज भी उतार देती है। एक दिन कमला बाजार गई होती है। उसका बेटा रितेश घर में अकेला होता है और तभी घर में आग लग जाती है। हाय राम, कोई मेरे बेटे को बचाओ, घर में आग लग गई है, मेरा बेटा अकेला अंदर फंसा हुआ है, अरे कोई बचाओ। आप चिंता मत कीजिए चाची, मैं भी जाकर रितेश को बचा कर लाती हूँ।
आशा बिना कुछ सोचे समझे उस घर में चली जाती है और रितेश को सही सलामत बाहर लेकर आती है। आशा दीदी के कारण आज मेरी जान बच पाई। अरे मेरा सब कुछ लुट गया, मैं बर्बाद हो गई, मेरे पास रहने के लिए जगह भी नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए चाची जी, आप दोनों मेरे इस जादुई विशाल भिंडी के घर में रह सकते हैं। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे अपने किए पर बड़ा पछतावा है। मैं हमेशा तुम्हें भला बुरा कहती थी, लेकिन आज तुम्हारी वजह से ही मेरे बेटे की जान बच पाई है। आशा अपनी चाची और रितेश को अपने जादुई विशाल भिंडी के घर में ले जाती है। सभी वहाँ खुशी खुशी रहने लगते हैं। कमला चाची आशा को भी अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगती है और उसे भी स्कूल भेजती है। आशा कमला चाची का ये प्यार देखकर बहुत खुश होती है। रामचरण नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। कुछ साल पहले तक वो गांव के एक साहूकार के घर नौकर था, मगर अब वो साहूकार शहर में जाकर रहने लगा था और इसी कारण रामचरण मजदूरी करने पर विवश हो गया था। अरे ओ रामचरण, तू रहता झोपड़ी में है और बात साहूकारों वाली करता है। तुम भी लल्लू हो भाई। अरे मैं धन से गरीब हूँ, मन से थोड़ी ना हूँ। मन से तो मैं सेठों का भी सेठ हूँ, समझे? ये सुनकर अमन हंसने लगता है और कहता है, तू पगला गया है। कई साल साहूकार का नौकर रहा है ना, इसीलिए उनके जैसी बातें करना सीख गया है। पर क्या बे? पर तू पूरी उम्र मजदूरी कर लेगा तो भी झोपड़ी वाला गरीब ही रहेगा। तुझे पक्के मकान तक में रहना नसीब ना होगा। अबे चुप कर, देखना एक दिन साहूकार की हवेली मैं ही खरीदूंगा और तेरे जैसे जमूरों को उसमें नौकर रखूंगा। रामचरण की ये बात अमन को कोरी बकवास लगती है और इसी कारण वो फिर से हंसने लगता है। मगर फिर कुछ दिनों बाद साहूकार रामचरण के पास आता है। अरे रामचरण, तुमने सालों हमारी सेवा की है और फिर भी तुम झोपड़ी में रह रहे हो। तो और कहाँ रहो मालिक? अरे हमारी हवेली खाली पड़ी है, तुम उसमें रह लो। तुम उसमें रहोगे तो उसकी साफ सफाई भी होती रहेगी। ठीक है मालिक, जैसी आपकी इच्छा। उस दिन के बाद से रामचरण अपने परिवार के साथ साहूकार की हवेली में जाकर रहने लगा। और एक दिन, सुनो जी, आपके मालिक जैसा आलसी मैंने नहीं देखा। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें मेरे मालिक से आलू खुदवाने थे क्या? चुप करो जी, आलू की खुदाई तुम ही करते अच्छे लगते हो। मैं तो कुछ और ही कह रही थी। अच्छा, तो कुछ और कह रही थी, पर क्या कह रही थी? रामचरण के पूछने पर राधिका उसे लकड़ी की एक पुरानी तिजोरी दिखाती है, जिसका दरवाजा खुला पड़ा था और अंदर मकड़ी ने जाले बना रखे थे। ये देखो, आपके मालिक का आलसीपन। घर का सारा सामान तो ले गए और ये लकड़ी की टूटी फूटी तिजोरी उनसे बाहर ना फेंकवाई गई। अरे तुम भी कमाल करती हो। सेठ लोग इस लकड़ी की टूटी फूटी पुरानी तिजोरी को हाथ लगाते अच्छे लगते हैं क्या? तो अब तुम और तुम्हारी बेटी सपना दोनों मिलकर इसे बाहर फेंक दो। मुझे तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तभी वहाँ रामचरण की बेटी सपना आ जाती है और लकड़ी की उस तिजोरी को देखकर कहती है, अरे अम्मा, ये तो सेठ की खानदानी तिजोरी लगती है, इसे बाहर क्यों फेंकती हो? इसकी मरम्मत करवाकर सामान रखने की अलमारी बना लो ना। सपना की ये बात रामचरण और उसकी पत्नी राधिका को बहुत पसंद आती है और वे उसकी मरम्मत करवाकर उस पर पेंट भी कर देते हैं। इससे तिजोरी चमक उठती है। देखो अम्मा, अब ये बन गई ना साफ सुथरी अलमारी। अब इसमें जो सामान चाहो रखो और दरवाजा बंद कर दो। ठीक है, ये ले, कुछ कप प्लेट रख दे इसमें। मगर जैसे ही सपना उसमें कप प्लेट रखने लगती है, वो तिजोरी बोलना शुरू कर देती है। ए बंदरिया की मौसी, ये क्या कर रही है? मैं तेरी अलमारी नहीं हूँ, तिजोरी हूँ, तिजोरी। रखना है तो पैसा और गहने रख, वरना फूट पड़े को। पर सामान रख देंगे तो क्या हो जाएगा? अबे तेरा दिमाग है या सड़ेला आम? इतना भी नहीं समझता? इससे तिजोरी का इंसल्ट हो जाएगा। ये इंसल्ट क्या होता है जी? बेइज्जती होती है अम्मा। फिर तो हम इसका बिल्कुल भी इंसल्ट नहीं करेंगे बेटी। मैं इसमें अपने सारे गहने और रुपए रख देती हूँ, फिर तो खुश रहेगी ना तू? जी, बल्ले बल्ले हो जाऊंगी। राधिका के पास जो भी गहने और रुपए थे, वो उन सबको तिजोरी में रखकर उसका दरवाजा बंद कर देती है
और फिर अगले दिन जब दरवाजा खोलकर देखती है तो उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है। अजी सुनते हो, बल्ले बल्ले हो गया। एक सोने की अंगूठी की 100 सोने की अंगूठियाँ और 1000 रुपए के पूरे 1 लाख रुपए बन गए। रामचरण आकर देखता है तो वो भी हैरान रह जाता है और खुशी से फूला नहीं समाता। अरे हमारा तो भाग्य चमक गया। ये तिजोरी नहीं खजाना है, खजाना। अब तो मैं रामचरण सेठ बन जाऊंगा और तू सेठानी, समझी सेठानी? इस तरह अब रामचरण रुपए और सोने को बार बार तिजोरी में रखकर उन्हें 100 गुना बढ़ाता जाता और फिर वो सचमुच गांव का सबसे धनी सेठ बन जाता है। अरे सुनती हो, अब तो हमारे पास बहुत सारा धन आ गया है। मैं सोचता हूँ कि क्यों ना इस हवेली को साहूकार से खरीद लूं। बिल्कुल खरीद लो जी। अब तो आप सेठों के सेठ बन गए हैं। अब भी साहूकारी नहीं दिखाओगे तो क्या ऊपर जाकर दिखाओगे? सुन, ऊपर जाने की बात सेठ से कभी मत करना। पत्नी से इजाजत मिलते ही रामचरण हवेली को खरीदने के लिए शहर में साहूकार के पास पहुंच जाता है। क्या तुम मेरी हवेली खरीदना चाहते हो? औकात क्या है तुम्हारी? अजी, अब मुझे अपना नौकर समझने की भूल मत करना साहूकार जी। आप तो हवेली की बात करते हैं, मैं आपके सारे खेत तक खरीदने की औकात रखता हूँ। रामचरण की ये बात सुनकर साहूकार हैरान रह जाता है और कहता है, क्या नोट छापने की फैक्ट्री लगा ली है तूने? ऐसा ही समझ लो। बेचो तो बोलो, पूरा 1 गठरी नोट दूंगा। तो ठीक है, तू मुझे गठरी बांध कर नोट दे। आज से ये हवेली और मेरे खेत सब तेरे हुए। रामचरण के पास तो नोटों के ढेर लगे थे, इसीलिए वो साहूकार को नोटों की एक भारी गठरी देकर उसकी हवेली और सब खेत अपने नाम करवा लेता है। तिजोरी जी, तेरी कृपा से आज मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया हूँ। अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। रामचरण, तू तो घोंचू है। तू खुजली वाले गधे का बाप है। अबे दिमाग के फटीचर, तू इतना भी नहीं जानता कि देने वाला लेने वाले से कुछ नहीं लेता। मूर्ख, तू मुझसे जितना ले ले, पर घमंड मत करना और गरीबों की खूब मदद करना। ये तो मैं करूँगा। ये ना करेगा तो फिर से तुझे मजदूरी पर ला दूंगी, भूतनी के, समझा? समझ तो गया, पर एक बात पूछूं? ये सुनकर रामचरण चुप हो जाता है। हाँ पूछना बे, क्या पूछना है? यही कि आप बोलती बहुत बढ़िया है। अबे चुप कर भूतनी के। बढ़िया बोलना तो मैंने 100 साल पहले छोड़ दिया था। फिर धीरे धीरे इस चमत्कारी तिजोरी की खबर कई गांव वालों को लग जाती है। अबे रामचरण, तू तो पक्का चोर निकला। हमारी खानदानी तिजोरी को अपने पास रखा और उसकी करामात से अमीर बन बैठा। अगर आपको तिजोरी चाहिए तो आप ले जाइए, पर इतना याद रखिए कि अब मैं भी साहूकार हूँ और वो भी आपसे बड़ा। ठीक है, पर मैं अपनी तिजोरी ले जा रहा हूँ। ठीक है, ले जाइए, पर इतना ध्यान रखिएगा कि तिजोरी बड़ी चालू चीज है, कभी लाभ के बजाय नुकसान ना हो जाए। साहूकार उस तिजोरी को शहर ले जाता है और फिर उसमें सारा रुपया, पैसा और सोना चांदी रख उन्हें 100 गुना करने की कोशिश करता है, मगर उसके हाथ कुछ नहीं आता, क्योंकि तिजोरी उसके सारे रुपयों और सोने चांदी को 100 गुना बढ़ाने की बजाय राख का ढेर बना देती है। इस तरह लालची साहूकार माथा पीटता रह जाता है।